हेलो, वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने वाले ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस की। ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस। सो बेसिकली तीन मेन कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं: कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड फाइनली जिसके बारे में हम लोग सबसे ज़्यादा बात करेंगे, सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, कॉमन एमिटर। तीन कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं और तीनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, अपनी अपनी एप्लीकेशन होती है। सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ होती है? सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसी के थ्रू एम्पलीफिकेशन भी यूज़ कर सकते हो तुम लोग इसी के थ्रू स्विच भी बना सकते हो। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ यूज्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड दैट्स व्हाई वी विल फोकस सोलली ऑन दिस वन। ठीक है, किस पे फोकस करेंगे हम लोग? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सर्किट कैसे बनता है, पहले तो वो देख लेते हैं। कॉमन एमिटर के अंदर सर्किट बनता है, सबसे पहले ट्रांजिस्टर बना लो अपना, है ना। ये ट्रांजिस्टर है तुम्हारा, NPN ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऑब्वियसली तुमने आरो देख लिया, तुम्हें पता ही चल गया कौन सा है ये। ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमिटर है। NP एंड P2N करंट जाता है, इसलिए एरो ऊपर की तरफ है N। ठीक है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर ले लिया मैंने। एक कलेक्टर से तार निकल रही है, एक एमिटर से निकल रही है और एक बेस से निकल रही है। जो बेस से तार निकल रही है, लेट्स से कि वो किसी रेजिस्टेंस के थ्रू जाके एक वोल्टेज सोर्स के थ्रू जा रही है। अभी पोलैरिटी देखेंगे वोल्टेज सोर्स की। ऐसे जो कलेक्टर से तार निकल रही है वो किसी एक रजिस्टर के थ्रू जाके फिर उसके बाद कुछ एक बैटरी आएगी, यहाँ पे बनाएंगे अभी। ठीक है, और ये यहाँ पे एमिटर एक कॉमन पॉइंट है। इस अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा? बेस पे कुछ आया IB, यहाँ पे कुछ आया, रुक जा पहले बैटरी बना लेते हैं वरना फिर कोई पॉइंट नहीं होगा इसकी डायरेक्शन बताने का। पहले बैटरी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, अगर एमिटर और बेस होंगे उनके बीच में क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, राइट। एमिटर फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। एमिटर N है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, नेगेटिव N के साथ जुड़ा हुआ और पॉजिटिव P के साथ जुड़ा हुआ, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। ठीक है, अब इस साइड पे आएंगे, कलेक्टर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए? कलेक्टर शुड बी ऑलवेज इन रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर N है तो इसके साथ P जुड़ जाएगा, ये इसकी रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, मेक सेंस। और साथ में देखोगे अगर N है, एमिटर है, एमिटर फॉरवर्ड बायसिंग होना चाहिए, तो एक तरीके से जो एमिटर है उसका N नेगेटिव से जुड़ गया, है ना, और जो C है उसका रिवर्स बायसिंग होनी चाहिए, तो उसका N पॉजिटिव से जुड़ गया, तो दोनों सेटिस्फाई हो गए। बाकी अगर ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन है, ये तुम्हें किसको प्रायोरिटाइज़ करना है, तो ये याद रखना कि जो कलेक्टर से आ रही होगी तार वो हमेशा रिवर्स बायस में होगी, और जो एमिटर से इनपुट की तरफ जा रही होगी वो हमेशा ऐसे फॉरवर्ड बायसिंग में होगी। जो ये इनपुट वोल्टेज होती है इसको हम लोग कहते हैं VBB, क्योंकि ये बेस के अंदर जा रहा है मेन इसका करंट। एंड अब तुम समझ सकते हो कि मैंने डायरेक्शन करंट की क्यों बनाई, क्योंकि पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव से बाहर निकलता है करंट, तो ऐसे आके ये IB हो गया। रजिस्टर को भी कुछ नाम दे देते हैं, RB कह लो इसको, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नाम दे दो, तो इसको हमने RB कह दिया। ऐसे इस साइड पे हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है, ये कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम RC दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अब पॉजिटिव इसका यहाँ पे है, करंट अगेन ऐसे फ्लो करेगा, तो ऐसे आके ये करंट फ्लो करा, ये IC हो गया। ठीक है, IB यहाँ पे आ रहा है, IC यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों ऐसे मिलके फिर उसके बाद ऐसे इस पॉइंट से निकल जाएंगे, तो यहाँ पे करंट क्या होगा? IE। और जैसे पहले देखा था हमने, अगर इसको तुम एक पॉइंट मान लो, एक जंक्शन मान लो और इसके ऊपर खड़े हो जाओगे, तो अंदर क्या क्या आ रहा है? IB और IC अंदर आ रहा है, और बाहर क्या जा रहा है? IE बाहर जा रहा है। तो KCL लगाएंगे, KCL से हमें क्या मिला? IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये मिल गई हमें। एडिशनली तुम पता है इसके अंदर KVL और KCL भी लगा सकते हो। पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो ये बेस है और ये एमिटर है, बेस P टाइप है और एमिटर N टाइप है, तो इसके अंदर कुछ पोलैरिटी लगा सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है ना बेस और एमिटर के बीच में, उसको कहते हैं VBE, B फॉर बेस, E फॉर एमिटर, तो ये VBE हो गया। ठीक है, ऐसी कलेक्टर है और एमिटर है, ठीक है,
कलेक्टर हाई पोटेंशियल पे होगा कंपेयर टू एमिटर, क्योंकि इधर ये पॉजिटिव जा रहा है उधर नेगेटिव जा रहा है, तो कलेक्टर वुड बी एट अ हायर पोटेंशियल कंपेयर टू द एमिटर। तो इस वजह से ऐसे पोलैरिटी होगी इसकी। और जो कलेक्टर और एमिटर के बीच में वो जो वोल्टेज डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं VCE, कलेक्टर एमिटर। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे B पॉजिटिव है और C नेगेटिव है, इसको कहते हैं हम लोग V कुछ भी कह लो, VBC कह लो, ठीक है, मेक सेंस। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके अंदर हम लोग वो लगा सकते हैं, KVL भी लगा सकते हैं। मतलब लगाना चाहते हो तो लगा लो, नहीं लगाना चाहता नहीं लगाओ, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी ज़्यादा यूसेज नहीं है, बट स्टिल लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट इट। तो अगर इस लूप को देखें हम लोग, ठीक है, इस लूप को देखते हैं। इस लूप के अंदर मैं KVL लगाना चाह रहा हूँ, लूप 1, और इसके अंदर मैं पीछे वाला साइन उठाऊँगा, ठीक है, KVL लगाना चाह रहा हूँ नंबर 1। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऊपर गए तो VBB आया, साइन कौन सा पीछे वाला उठा रहा हूँ तो मैं -VBB, ठीक है। तो इसके बाद रजिस्टर के थ्रू गए, रजिस्टर के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है करंट, और कितना करंट जा रहा है, IB जा रहा है, तो IB/RB करंट जा रहा है, और साइन क्या होगा इसका, पीछे का साइन उठाना है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, अब मुझे इधर जाना है, तो इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप है, ये VBE आ गया, और इसके अक्रॉस साइन क्या उठाऊंगा मैं, पीछे वाला साइन उठाना है तो पॉजिटिव साइन उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ से घूम के आए, कुछ और एलिमेंट नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे को एक इक्वेशन मिल गई। ऐसे ही अगर तुम इस वाले लूप में लगाओगे, जो ये दूसरा वाला लूप था, इसके अंदर लगाना चाहोगे, लूप 2 नंबर 2 के अंदर लगाना चाहेंगे, जो ये आउटपुट की साइड पे है। अगर आउटपुट की साइड पे लगाना चाहोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका नाम देना भूल गया मैं, इसका नाम है VCC, क्योंकि कलेक्टर से जुड़ा हुआ था, इसका नाम है VCC। ये बेस से जुड़ा हुआ था, इसका नाम था VBB, ठीक है। तो इधर से चलते हैं, अगेन मैं पीछे वाला ही साइन उठाऊंगा, तो पीछे वाला साइन उठा लिया, तो अगर यहाँ से गए तो VCC और प्लस साइन है, पॉजिटिव VCC। यहाँ पे आए, कुछ नहीं है, यहाँ से आए, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप आया, कितना % पोटेंशियल ड्रॉप है, VCE, और इसकी साइन क्या होगा, पीछे वाला साइन उठा रहा हूँ तो नेगेटिव। अब फिर यहाँ से घूम के गए, इसके अंदर करंट ऊपर की तरफ IC जा रहा है ना, तो नीचे की तरफ करंट कितना जा रहा है, -IC का जा रहा है, और -ICRC, और इस -ICRC का साइन क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि लाइक एक्चुअली तो करंट ऊपर जा रहा है ना IC, तो करंट ऊपर जाने में तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो इसका पोलैरिटी ये है, बट हमारे लूप के अकॉर्डिंग ऐसे जा रहा है। तो अब ऐसे जा रहा है तो पीछे की साइड कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस इसके अकॉर्डिंग तुम लोग अपनी 2 इक्वेशन बना लोगे। ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास, VCC - VCE प्लस ICRC इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन बना सकते हैं इसके अंदर, नंबर 3, कौन सी बच गई, तीसरी बस ये बच गई। तुम इसके अंदर जो ये ट्रांजिस्टर है उसके अंदर इंटरनली बना सकते हो, 3 इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप्स है, VBE, VBC और VCE, इनके लिए बना सकते हो तुम, बना लो बेटा इसके लिए भी। ये तीसरे नंबर का लूप हो गया। इस तीसरे नंबर के लूप के अंदर क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर, तो -VBE, फिर इधर आ गया, अगेन पीछे वाला साइन उठा रहा हूँ मैं, तो प्लस VBC, और फिर उसके बाद VCE, अगेन पीछे वाला साइन प्लस VCE इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन है, ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी एक्चुअली, ये आई डोंट थिंक NCERT में बहुत ढंग से दे भी रखा है, बस इसका मेंशन कर रखा है, बट जस्ट बिकॉज उसका मेंशन कर रखा है, एंड सिंपल KVL है, लाइक तुम्हें कुछ इसके अंदर सोचना भी नहीं है, दैट्स व्हाई आई थॉट मे बी आई शुड जस्ट गिव यू दिस। नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, समझते हैं होता क्या है। वेल जो तुम्हारा ये ट्रांजिस्टर है ना, जो ये हमने कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में लगाया है, उसकी ना प्रॉपर्टी होती है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली ये बताता है कि इसकी लाइक बिहेवियर कैसा है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनता है, किसके और किसके बीच में ग्राफ बनता है, VBE, जो ये चीज़ है VBE और IB के बीच में, एंड IB जो ये करंट बेस के थ्रू फ्लो कर रहा है, और जो बेस और एमिटर के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप है, उन दोनों चीज़ों के बीच में ग्राफ बनता है, VBE ऑन द x एक्सिस
एंड आई बी ऑन द वाई एक्सिस। अब तुम्हें अगर याद होगा, अगर कोई पी एन जंक्शन हो, जैसे ये बेसिकली पी एन जंक्शन है राइट, पी एन जंक्शन है ये। अगर सिर्फ हम लोग बेस और एमिटर की बात करें, बेस और एमिटर के अंदर पी एन जंक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता था, अगेन फॉरवर्ड बायसिंग है इसके अंदर, है ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर पी एन जंक्शन के अंदर क्या होता था, इफ़ यू रिमेंबर पी एन जंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता था, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ जिसको बोलते थे, वी एंड आई, कुछ एक वी थ्रेशोल्ड होता था, ठीक है। ये फॉरवर्ड बायसिंग में होता था और रिवर्स बायसिंग में होता था। रिवर्स बायसिंग अगर भूल जाओ, फॉरवर्ड बायसिंग देखें अगर, तो उसमें क्या होता था कि जब तक वी थ्रेशोल्ड नहीं पहुंचेगा तब तक तो एकदम ऑलमोस्ट ज़ीरो करंट, उसका तो एकदम से जंप मारता था, है ना। कुछ नहीं है बेसिकली इसके अंदर, एकदम एग्जैक्टली सेम चीज़ है। एक वी थ्रेशोल्ड होता है और ये वी थ्रेशोल्ड जो होता है ना, दैट्स डिपेंडेंट अपॉन द मटीरियल दैट यू आर यूजिंग, ऑन मटीरियल। जैसे सिलिकॉन है, मटीरियल, वाह व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ मटीरियल, एनीवेज तुम समझ गए ना, डिपेंडेंट अपॉन मटीरियल। एंड जैसे अगर सिलिकॉन होगा उसके लिए ये वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.6 वोल्ट्स। तो 0.6 वोल्ट से ऊपर जाओगे तभी कोई करंट फ्लो करेगा, अगर उससे नीचे रहोगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। बट जो ये इसकी वैल्यूज़ है ये थोड़ी सी वेरी करती हैं। ये किस बेसिस पे वेरी करती हैं, तुम्हारे VCE के बेसिस पे। अभी मैं इसके ऊपर आऊँगा कि कैसे वेरी करती हैं। ये 1 हो गया, ये VCE इज इक्वल टू 10 हो गया वोल्ट्स एंड VCE इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स, ठीक है। ये वेरी करती हैं। तो फॉर अ कांस्टेंट VBE, अगर मैं कोई कांस्टेंट VBE उठाऊँ, कोई ये वाली पॉइंट उठा लिया मैंने आफ्टर वी थेवेनिन, वी थ्रेशोल्ड, आफ्टर वी थ्रेशोल्ड, उसके बाद मैंने एक पॉइंट उठा लिया, ठीक है। उसके अंदर मैं देखूँगा कि 1 वोल्ट VCE के लिए तो मेरे पास IB कुछ ज़्यादा आ रहा है, और 10 वोल्ट VCE के लिए IB कम आ रहा है, सॉरी IB कम आ रहा है। ये क्यों होता है, अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ, अभी मैं बताऊँगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, ग्राफ बनता है अगेन बिटवीन व्हाट, VCE एंड IC। जैसे इसके अंदर इनपुट में थे हम लोगों ने ये वाले पोटेंशियल और ये वाले करंट के लिए ग्राफ बनाया था, जो दोनों इनपुट की साइड में है। ये VB इनपुट वो है बाय द वे वोल्टेज, तो ये कुछ इनपुट के लिए ग्राफ बनता है। ऐसे जो आउटपुट वाली साइड है, आउटपुट वाली साइड पे हम लोग बनाते हैं VCE के लिए एंड IC के लिए ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा VCE और IC के बीच में ग्राफ बना लेते हैं एक, तो VCE ऑन द x एक्सिस, IC ऑन द y एक्सिस, और इसके अंदर अगेन ग्राफ बनेगा। इसके अंदर कैसे ग्राफ बनता है, बेसिकली ऐसे कुछ बनता है, एक पॉइंट तक राइज करेगा, फिर उसके बाद एकदम मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट नहीं होता वो, फिर भी बढ़ता रहता है, वो कभी कांस्टेंट नहीं होता। बट इस रीजन में जितना स्लोप होता है ना, उससे फिर एकदम से घटता है स्लोप, और फिर वो काफ़ी स्ट्रेट हो जाता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। और इसकी भी जो ये डिफरेंट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ ना मैं, दैट्स डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ IB, जो हमने बेस पे वो करंट दिया। अगर IB इज इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर हो सकता है, IB इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर हो सकता है, IB इज इक्वल टू 20 एंड IB इज इक्वल टू 30, ऐसे चलते रहता है, ऊपर बढ़ता जाएगा ग्राफ, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये भी डिपेंडेंट होती है IB के। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ जिसके बेसिस पे तुम्हें पता चलेगा कि ये होता क्यों है। हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, एक क्वांटिटी होती है करंट गेन होती है, उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट गेन। ये क्वांटिटी क्या होती है यार, ये क्वांटिटी कुछ नहीं होती, बस बेसिकली ऐसे डिफाइंड होता है कि बीटा DC, जो अगर तुम DC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर ये करंट गेन की वैल्यू इज इक्वल टू IC अपॉन IB। जो तुम्हारा कलेक्टर पे करंट है अपॉन जो तुम्हारा बेस पे करंट है, उसको कहते हैं हम लोग बीटा DC, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और ये प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी वैल्यू उठा सकते हो, कि तुम जब ये रेशियो लोगे ना तुम्हें एक स्पेसिफिक कुछ वैल्यू मिलेगी और उसको बीटा DC कहते हैं। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आती कहाँ से। पहले आउटपुट समझ लेते हैं।
आउटपुट के अंदर बेसिकली क्या है, बीटा डीसी है तुम्हारा, बीटा डीसी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट योर क्वेश्चन, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब समझो अगर तुमने आई बी जो है, अगर आई बी 0 है तो ठीक है, कुछ आई सी होगा, आई बी बढ़ा दिया, ठीक है, आई बी बढ़ाओगे, इधर डालो, अगर तुम आई बी बढ़ाओगे और इस चीज़ को कांस्टेंट रहना है तो आई सी का क्या होगा, आई सी भी बढ़ेगा। ऐसे समझो, अगर लाइक ऐसे है कि कुछ रेशियो दे रखा तो मैं 20 = x/y, ठीक है। अगर 20 = x/y है तो अगर अब मैं y को 10 टाइम्स y कर दूंगा तो रेशियो सेम रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को भी तो 10 टाइम्स करना पड़ेगा, वरना रेशियो सेम रह ही नहीं सकता। तो ऐसे रेशियो सेम करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, अगर तुम आई बी बढ़ा रहे हो, जैसे इस केस में आई बी 10 से 20 कर दिया, फिर 30 कर दिया, फिर 40 कर दिया, आई बी जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारा आई सी भी बढ़ेगा। एंड दिस इज़ बेसिकली व्हाट इट्स सेइंग कि कोई कांस्टेंट वी सी उठा लो, एक कांस्टेंट वी सी के लिए अगर तुम्हारा आई बी 10 था तो तुम्हारा आई सी कुछ ऐसे था, यहाँ पे आई बी बढ़ा दोगे एकदम तो तुम्हारा आई सी भी जो है ना वो भी बढ़ जाएगा इन दिस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। इंटुइटिव है। इससे रिलेटेड अब मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझा सकता हूँ। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, उसके लिए तुम्हें ये तीनों इक्वेशंस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब समझो कि अगर मैंने आई बी बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने क्या बढ़ाया, आई बी बढ़ाया, आई बी यहाँ पे है, नहीं रुको, मैंने क्या बढ़ाया, वी सी ई बढ़ाया, ठीक है, वी सी ई बढ़ाया तो उससे क्या हो रहा है, तीसरी इक्वेशन देखते हैं पहले। तीसरी इक्वेशन से वी सी ई इज इक्वल टू वी बी ई प्लस माइनस वी बी सी, ठीक है। वी बी सी समझो कि कांस्टेंट है, अभी हमने अज्यूम कर लिया कि वी बी सी कांस्टेंट है, कहीं नहीं जा रहा। अब अगर तुम वी सी ई बढ़ाओगे, वी सी ई बढ़ाओगे तो उससे वी बी ई भी बढ़ेगा, वी सी बढ़ाओगे, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन को रहने के लिए वी बी ई बढ़ना चाहिए, ठीक है। वी सी ई बढ़ा तो वी बी ई बढ़ा, ठीक है। अब आ जाओ तुम फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर मैं आई बी के लिए सॉल्व करूँ, फर्स्ट इक्वेशन याद रखना, ठीक है, नीचे लिख लेता हूँ मैं, फिर तुम्हें दिखाता हूँ मैं, या फिर यहीं साइड में लिख लेता हूँ, तुम्हें आसानी रहेगी। अगर मैं आई बी को एक साइड पे कर लूँ तो आई बी इज इक्वल टू वी बी बी माइनस वी बी ई अपॉन क्या है, आर बी, है ना। ये देख लो, इस इक्वेशन से मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। और अब मुझे इधर से क्या पता है कि वी बी ई बढ़ा है। अगर वी बी ई बढ़ा है और वी बी ई यहाँ पे नेगेटिव में है, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वो क्या होगा, अगर वी बी ई बढ़ा है और वी बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसी चीज़ से, तो ये जो न्यूमरेटर है वो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा होगा तो मतलब आई बी भी गिरेगा, है ना। न्यूमरेटर छोटा हो गया तो आई बी गिरेगा, बस यही है बेसिकली। तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, तुम्हारे पास बेसिकली आ रहा है कि अगर तुम वी सी ई 1 है तब तो तुम्हारे पास कुछ आई बी यहाँ पे आ रहा है, बट अगर तुम वी सी ई बढ़ाओगे, यहाँ पे वी सी ई बढ़ाया था, वी बी ई बढ़ेगा, फिर वी बी ई बढ़ेगा तो आई बी घटेगा। तो अगर तुमने वी सी ई बढ़ा दिया, उसके लिए सेम वैल्यू ऑफ तुम्हारी इनपुट वी बी ई के लिए तुम्हारा क्या घटेगा, आई बी घट जाएगा। मेक सेंस? नहीं समझ आया तो वापस करके देख लो एक बारी, आई एम प्रीटी श्योर दिस शुड मेक सेंस, ठीक है। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। तो अब एक तो प्रॉपर्टी मैंने ये बता दी, कुछ ये होता है बीटा करंट गेन। जब डीसी वोल्टेज का इनपुट होता है तो उसको आईसी अपॉन आई बी कहते हैं। अगर तुम्हारा एसी वोल्टेज का इनपुट हुआ ना तो बेसिकली ये स्लोप होता है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। अगर तुम आई सी वर्सेज आई बी का ग्राफ बनाओगे, आई वाई अपॉन एक्स होता है ना, हाँ, तो आई बी और यहाँ पे आई सी, अगर ऐसे ग्राफ बनाओगे और तुम्हें कोई एक ऐसे वो मिलेगा, लाइन मिलेगी, जो इस लाइन की स्लोप होगी ना, स्लोप, दैट स्लोप वुड बी बीटा ए सी, बेसिकली ये कह रहा है। एंड एक्चुअली में बीटा डी सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा ए सी होता है इन जनरल केस, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है यार, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है,
इसको आर आई कहते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल्टा आई बी। जब तुमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे है ना, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर तुम किसी भी पॉइंट पे, हाँ ये समझ लो, ये जो तुम निकालते हो ना, ये कांस्टेंट वी सी के लिए वी सी ई के लिए निकालोगे, कांस्टेंट वी सी ई। समझ लो मैंने वी सी 10 वोल्ट सेट कर दिया, ठीक है, 10 वोल्ट सेट कर दिया। उसके बाद अब मैं इस पॉइंट पे वो निकाल रहा हूँ, इनपुट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो बेसिकली क्या करूँगा मैं, ये वी बी वर्सेस आई बी का ग्राफ है, इसके अंदर दो लाइक आसपास वाले पॉइंट्स डालूंगा और उनका स्लोप निकाल लूँगा। ये जो स्लोप होगा ना, यही आ रहा ही है बेसिकली, यही छोटा सा आ रहा ही होगा। और ये ऑब्वियसली हर पॉइंट टू पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि किस पॉइंट पे हो तुम, बट एक अप्रॉक्सीमेट मिल जाता है किसी एक पॉइंट पे आफ्टर यू हैव रीच दिस ऑलमोस्ट सैचुरेशन जोन। उसके बाद तुम्हें ये आर आई मिल जाएगा। ऐसा ही होता है तीसरी चीज़, आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे ये इनपुट रेजिस्टेंस वी बी ई अपॉन आई बी था, और ये वी बी अपॉन आई बी को रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? इफ़ यू रिमेंबर ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर आर इज इक्वल टू क्या हुआ, वी अपॉन आई, ये भी क्या है, वी अपॉन आई। तो वी अपॉन आई है, कोई क्वांटिटी लिखनी थी इसको डिफाइन करने के लिए, और ये रेजिस्टेंस की क्या कहते हैं यूनिट उठाता है, तो इसको रेजिस्टेंस कह दिया, इनपुट रेजिस्टेंस कह दिया। ऐसे ही आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, टेक अ वाइल्ड गेस। वी सी ई है हमारे पास और आई सी है, तो क्या होगा ये, डेल्टा वी सी ई अपॉन डेल्टा आई सी एट कॉन्स्टेंट आई बी। ऑब्वियसली तुम ऐसा नहीं है कि किसी भी आई बी पे उठा सकते हो, एक कॉन्स्टेंट आई बी पे उठाओगे। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, फाइनल कॉन्स्टेंट सॉरी आई बी, एक फाइनल चीज़ बताना भूल गया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो है इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, देखो तुम्हारे पास ना 3 रीजन है इसके अंदर, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो। एक पार्ट है कि जब तुम्हारा ये बहुत स्टीपली ग्रो कर रहा है, ये जो तुम्हारे ग्राफ्स हैं, आईसी करंट जो है वो काफ़ी स्टीपली ग्रो कर रहा है फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन वी सी ई, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ नैरो डाउन करना चाहूँ तो तुम देखोगे कि कुछ ये वाला पार्ट जो है, ये ऐसा पार्ट है जो मैंने बोला वैसे बिहेव करता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं सैचुरेशन रीजन, इसको कहते हैं सैचुरेशन रीजन। दूसरा रीजन देखोगे तुम देख रहे हो यहाँ पे आई बी इज इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर है, 0 है आई बी, फिर भी जो आई सी है वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, लाइक 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, वेल डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। बट अगेन फिर उसके बाद इस रीजन को क्या कहते हैं, इस रीजन को कहते हैं कट ऑफ रीजन। तो हमारा आई बी 0 हो गया, कट ऑफ, वो कट कर दिया तुमने उसको, आई बी को, बट स्टिल यू हैव सम आई सी दैट हैपन्स इन द कट ऑफ रीजन। एंड फाइनली ये थर्ड रीजन बचा। ये थर्ड रीजन सबसे लाइक अच्छा रीजन है, कहते हैं एक्टिव रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। और फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे लाइक वी सी इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो सारी वैल्यूज़ है ना वो एकदम से उठ जाएंगी। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, फॉरगेट अबाउट इट। ये बस ब्रेक डाउन पे होता है, मेरे को बस ये बताना था कि एक ब्रेक डाउन रीजन आता है जहाँ पे लाइक तुम्हारी ये जो अच्छी ग्राफ्स बन रही हैं वो सारे एकदम से बहुत ज़्यादा एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है बेसिकली। आई डोंट हैव एनी अदर वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। तो उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज पे ऐसा हो जाता है, बट फॉरगेट अबाउट इट, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल जस्ट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इट कैन नेवर हार्म, ठीक है। तो ये होते हैं कॉमन एमिटर का बताया मैंने तुम लोगों को, कॉमन एमिटर के लिए ये सब होता है। एंड एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ कॉमन एमिटर ही है, सो डोंट वरी। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कभी कोई पूछेगा भी नहीं। सो हाँ, बस इतना ही है।